चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के ऑर्डर्स हैं, लेकिन इन्होंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। एक नोटिफिकेशन 2001 के अंदर आई जहां पे बहुत सारी चीज़ें अलाउ कर दी। अब जो दूसरी नोटिफिकेशन के अंदर अगर वो चीज़ें कम हो रही हैं तो लोग कंफ्यूज होने शुरू हो गए। हाउसिंग बोर्ड ने ये बना दिया कि जब तक कि आपकी पॉलिसी नहीं आती ना, क्योंकि प्रेशर बड़ा था लोगों का, और इधर इन्होंने कहा वायलेशन है, इन्होंने कहा आप एनुअल बेसिस के ऊपर आप अपने को हमारे को आप चार्जेस दे दो, यूजेज चार्जेस। हम लोगों ने वो संस्था बना के ये कहा कि नहीं भाई वाई एनुअल, कोई आप हम कोई किराए के मकान में थोड़ा रहते हैं, जिसके लिए हमने 41 दिन की भूख हड़ताल की यहाँ पे सेक्टर 41 के अंदर, जो बड़ी लंबी चली, शायद चंडीगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी थी। कि हमारी अपील है कि इसको एनुअल ना करो, एनुअल तो लोग देते थक जाएंगे। हमने इतनी बार अप्रोच किया पॉलिटिकल पार्टी को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, कि जब भी कोई इलेक्शंस होता है ना, सबसे पहले मैनिफेस्टो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेकर आती है, सबसे पहला उसका चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइजेशन करने का होता है। पर हुआ कुछ नहीं। प्रयास किए होंगे, किए भी हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। प्रशासन की तरफ से बात करें, जो मैंने थोड़ा सा देखा था, उसमें ये था कि ऐसी जैसे आपका नीड बेस आपने बढ़ा लिया, ऊपर एक 3 से 4 फ्लोर भी बना लिया थोड़ा सा। सर ऐसे ना टोटल देखिए 5% लोग होंगे, देर बाद ऐसा नहीं है, लेकिन 5% लोगों के लिए 95% को पेनलाइज करना, ये तो कोई रूल नहीं ना। मकान तोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। जहाँ जहाँ जिस मकान के अंदर आपको लगता है कि भाई कोई कमी पेशी है, वहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव फिटिंग्स ले आओ, रेट्रो फिटिंग्स ले आओ, मकान को लिवेबल कर दो, तोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये इन्होंने सजेशन अपनी दी, और साथ में ये कहा भी था कि हम हाउसिंग बोर्ड को भी कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी ले आनी चाहिए वन टाइम सेटलमेंट की। ये उनके एक रिमार्क्स थे, टिप्पणी थी। तो उसके बेस के ऊपर क्या हुआ, 600-700 जिन्होंने शायद अभी टोटल मिला के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के सर्टिफिकेट सबमिट करवाए हैं, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने सबके मकानों को इंस्पेक्शन किया, और सबको ये पाया गया कि ऑल आर फिट टू लिव। तो जो एक डर है हाउसिंग बोर्ड का या किसी का भी कि मकानों के अंदर आपने वायलेशन की है तो वो लिवेबल नहीं रहेगा या उसकी कमज़ोर हो जाएंगी, नहीं है। वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एम्पैनल्ड है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एम्पैनल्ड है, उनके सर्टिफिकेट हमने अभी कोर्ट में जमा कराया। यानी कि अभी पॉलिटिशियन नहीं सुन रहे, या आपको चक्कर लबेल डाल रहे हैं, या वैसे ही घुमा रहे हैं, प्रशासन भी घुमा रहा है, तो यानी लग रहा है कि अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा। इसीलिए लोग अदालत गए हैं जी, लोग इकट्ठे हो गए सारे। ट्राई सिटी तत्व प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लिपरेट। दुनिया का सबसे प्लांट शहर चंडीगढ़, जिसका दुनिया में नाम है, मगर वहाँ भी लोग परेशान हैं। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है जिससे लोग परेशान हैं और प्रशासन से हताश हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से हताश हैं? तो वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्या उनकी प्रॉब्लम है, उनको जानेंगे। उनकी प्रॉब्लम है घर एक आदमी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसके बाद भी, घर बनाने के बाद भी, प्रशासन को बताने के बाद भी, कागजात पूरे करने के बाद भी अगर दिक्कत रहे तो फिर आप क्या मानेंगे? तो उसके बाद हम पहुँचे हैं यहाँ चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड का बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि ये वैलिड प्रॉपर्टी डीलर है। दूसरे प्रॉपर्टी डीलरों की बताया कि इनके साथ जुड़े हैं स्टेट ऑफिस, यानी बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर मिलके काम कर रहे हैं। ये है उन लोगों का कहना जो सताए हुए हैं, हताश हैं पॉलिटिकल पार्टियों के वादों से, प्रशासन के लारों से, उनके कागजातों से, उनके नोट्सों से। उनसे तफसील से जानते। आज हमारे साथ बैठे हैं रजत जी, और एक लीगली एडवाइज़र हैं बहुत बड़े, सरदार जी, बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं, वो भी बैठे हैं, तो वो मुस्कुरा के सारी चीज़ें बताएंगे। तो हम दर्शकों के बीच में वक्फा ना बनते हुए सीधे उनके पास चलते हैं। रजत जी, ये बताइए कि हाउसिंग बोर्ड चंडीगढ़ में कब बना, किस मकसद से बना और किन लोगों के लिए बना, वो दर्शकों को ब्रीफ में बता दीजिए। लिबर्ट जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद, जिन्होंने आज ये जो हाउसिंग बोर्ड की जो समस्याएं हैं वो आप सबके साझा कर रहे हैं। तो ये हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 1978 के अंदर हुई थी। हरियाणा का एक्ट था जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया था जी। उसके उसके अंदर टारगेट ये था कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को एक रीजनेबल अमाउंट के मकान अलॉट किए जाएँ। जी।
तो साउदर्न सेक्टर जब उस टाइम खाली पड़ा था चंडीगढ़ का, तो वहाँ पे ये जगह अलॉट हो गई, तो वहाँ पे उन्होंने मकान बनाने शुरू कर दिए और अलॉटमेंट करनी शुरू कर दी ज़रूरतमंद लोगों को, और कम रियायती दरों पे। और रफली आज की डेट में तब से शुरू हुआ तो 62,000 फैमिलीज़ यानी 5 लाख के करीब लोग इन मकानों में रह रहे हैं जी। और जैसे जैसे ये मकान अलॉट होते गए, उस टाइम क्लियर पॉलिसीज़ हाउसिंग बोर्ड के पास थी नहीं। तो फर्स्ट टाइम में क्या पॉलिसी थी? सबसे पहले जो दिक्कतें हमारे को फेस आई ना, वो एक तो यहाँ कागज़ों की दिक्कत बड़ी पूरी हुई, क्योंकि ये मालिकाना हक नहीं मिल रहा था। जीपीए के ऊपर मकान ले लिए, जीपीए के जो उनके पास एसपीए जीपीए इसके प्रॉपर इनके पास वो नहीं थे, वर्डिंग्स नहीं थे। जो प्रॉपर्टी डीलर ने कोई वर्डिंग बना दी उसके ऊपर ही चलना शुरू हो गया। इनिशियली तो ये लोगों ने बड़ी समस्या झेली, जो कि 2012 के अंदर फिर सॉर्ट आउट हो गई। जब सब लोग इकट्ठे हुए तो फिर अपील की गई, रॉड्रिक सर थे वहाँ पे, गवर्नर साहब, और वहाँ पे ये समस्या दूर की चलो गई। ऐसे हुआ कि आपकी फैमिली बढ़ गई जी तो उसके बाद आपकी ज़रूरतें बढ़ गई जी। उसमें आपने कुछ ना कुछ प्रशासन को बता के या बिना बताए लोगों ने कुछ ना कुछ किया जो प्रशासन के उसमें आया। तो वो क्या चीज़ें थी जिनकी दिक्कतें बढ़ने लगी? उसके बाद ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जो भी आम शहरी है वो पहले सीधा प्रशासन के पास जाता है, उसको बताता है कि भाई ये मेरे सारे कागज़ पूरे हैं, फिर भी दिक्कत आ रही है। तो पहले तो अकेले थे, वो संगठित कब हुए? सर इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, जैसे चंडीगढ़ जब ये बना तो 5 लाख लोगों के लिए था जी। 1962-63 के अंदर बनना शुरू हुआ, तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ी, 15 लाख तक पहुंच गई। अभी जब आएगा तो जब सरकार ने सड़कें चौड़ी की, सीवरेज पाइप डाले, मास्टर प्लान चेंज किए ना, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से वो किए। अब यहाँ क्या हुआ, जब 40 साल पहले ये मकान हमारे को 40-45 साल पहले बने, हमारे परिवार भी बढ़े उसी स्टाइल में। जब हमारे परिवार बढ़े तो हमारी भी ज़रूरत बढ़ी, जब हमारी ज़रूरत बढ़ी तो हम लोग हाउसिंग बोर्ड के पास गए। तो हाउसिंग बोर्ड की 2 पॉलिसीज़ बड़ी ख़राब करती थी कि एक तो जिसको मकान अलॉट हो गया वो दूसरा मकान अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है, वो एक एम्बार्गो लग गया। दूसरा, चंडीगढ़ के अंदर दूसरा मकान खरीदने की, क्योंकि ये दिया गया था उन लोगों को जो ज़्यादा मकान अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो चंडीगढ़ एक ऐसा शहर था जो जहाँ पे मकान ऑलरेडी इतने कॉस्टली थे कि वो दूसरा मकान मार्केट से खरीद नहीं सकता था। ये 2 चीज़ों की कमी करते हुआ क्या कि लोगों के पास जितनी जगह अलॉटेड थी उसके अंदर ही उन्होंने तब्दीलियाँ करनी शुरू कर दी। कहीं 2 कमरे थे तो वहाँ 2.5 तैयार कर लिए, 3 तैयार कर लिए, किचन बड़ी थी उसको छोटा कर दिया था कि 1 कमरा बन जाए। तो हुआ, लेकिन विद इन प्लॉट एरिया, जिसे हम कहते हैं विद इन प्लॉट एरिया, विद इन स्टोरी लाइन। ये सब चीज़ें अब हमने भी की, जिसकी हमने रिक्वेस्ट सरकार को की कि सर जैसे आप अब चंडीगढ़ की डेवलपमेंट के लिए आप अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस ला रहे हो, हमारे को भी कुछ रियायत दे दो। हम तो अपने ही एरिया के अंदर बैठे हैं और उसके लिए भी हम एडिशनल अमाउंट अगर कोई है वो भी देने को तैयार है। तो बातें यहाँ से शुरू हुई। जब लोगों ने डिमांड शुरू की, हाउसिंग बोर्ड ने कहा नहीं, आपने जितनी भी चेंजेस की हैं या हम इसको मानते नहीं, तो वायलेशंस है। आपका संगठन कब बना, उसका नाम क्या है? सर हमारा संगठन वैसे तो 2001 का है, CHB फेडरेशन, ये बड़ा पुराना है। उसके बाद क्योंकि डिमांड्स बदलती रही तो फिर 2018 के अंदर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन करके एक हमने संस्था और बनाई, जिसके प्रधान अपना कृपाल जी हैं। जी। इन लोगों ने लड़ाई लड़ी कि भाई जो भी 17-18 के अंदर क्या हुआ, मैं बात ऐड करता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड ने ये बना दिया कि जब तक कि आपकी पॉलिसी नहीं आती ना, क्योंकि प्रेशर बड़ा था लोगों का, और इधर इन्होंने कहा वायलेशन है, इन्होंने कहा आप एनुअल बेसिस के ऊपर आप हमारे को आप चार्जेस दे दो, यूजेज चार्जेस। हम लोगों ने वो संस्था बना के ये कहा कि नहीं भाई, वाई एनुअल, कोई आप हम कोई किराए के मकान में थोड़ा रहते हैं, ये हमारे मकान है, हमारे अपने अलॉटेड मकान है, तो इसको आप 1 टाइम कर लो, 1 टाइम यूजेज चार्जेस ले लो। जिसके लिए हमने 41 दिन की भूख हड़ताल की यहाँ पे सेक्टर 41 के अंदर, जो बड़ी लंबी चली, शायद चंडीगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी थी। कि हमारी अपील है कि इसको एनुअल ना करो, एनुअल तो लोग देते थक जाएंगे, आपकी पॉलिसी क्या आ रही है? तो उन्होंने कहा नहीं 2019, फिर उन्होंने 2019 की पॉलिसी ले आए। इससे पहले क्या हुआ कि 2001 ऑनवर्ड ये नोटिफिकेशंस निकालते रहे, जैसे जैसे लोगों का प्रेशर बनता रहा ना कि भाई आपको ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं। हाँ, मैं दिखाता हूँ, कुछ नोटिफिकेशंस हैं। ये इन्होंने 2001 की है, 31 मार्च 2001 की, जिसमें उन्होंने रफली अबाउट 40-42 नीड बेस्ड चेंजेस हमारे को अलाउ करके दी। जी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अगली नोटिफिकेशन दी थी 2016 के अंदर,
अगेन ये प्रॉपर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के ऑर्डर्स हैं, लेकिन इन्होंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ये इसके अंदर कुछ चीज़ें जो उन्होंने 2001 के अंदर अलाउ की थी, इसके अंदर थोड़ा और रिफाइन कर दी कि ये चीज़ें अब आपको अलाउड नहीं है और ये चीज़ें आपको अलाउड है। फिर उसके बाद ये अगली नोटिफिकेशन इन्होंने दी 2010 की भी आई बीच में, अगेन इसको देखेंगे तो और इन्होंने इसको रिफाइन कर दिया। अब लोग कंफ्यूज होने शुरू हो गए कि हमने किस नोटिफिकेशन को फॉलो करें। एक नोटिफिकेशन 2001 के अंदर आई जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलाउ कर दी, अब जो दूसरी नोटिफिकेशन के अंदर अगर वो चीज़ें कम हो रही हैं तो लोग कंफ्यूज होने शुरू हो गए। तो ये जब ये संगठन बनाने का पर्पज़ यही था कि हम इसको स्ट्रीमलाइन करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताएं जाके कि भैया यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, इसको आप स्ट्रीमलाइन करो। इसके बेस पे गवर्नमेंट ने हमें कहा 2019 के अंदर हम एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम पॉलिसी बनी 2019 के अंदर। पॉलिसी के बाद पहले हम अपनी बात की पॉलिटिकल पार्टी जी। तो मान लीजिए कि 2014 में बोलते हैं कि पार्टी चेंज हुई, उससे पहले एक पार्टी चल रही थी, उसके बाद ये पार्टी चल रही है और कई पार्टियां हैं। जी जी। तो आप प्रशासन के पास गए, प्रशासन की आपकी बात नहीं सुनी। लोकतंत्र की बात करें तो मान लो चंडीगढ़ में लोकतंत्र का थोड़ा कम है, बाबू राज ज़्यादा है, फिर भी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ है, कारपोरेशन। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पॉलिटिकल पार्टी को कोई डिमांड पत्र दिया, कुछ चीज़ें दी, उनके साथ क्या क्या एफर्ट किया आपने? सर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हमने इतनी बार अप्रोच किया पॉलिटिकल पार्टी को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जी, कि जब भी कोई इलेक्शंस होता है ना, सबसे पहले मैनिफेस्टो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेकर आती है, सबसे पहला उसका चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइजेशन करने का होता है। ओके, यानी कि कम से कम आप बोल रहे हो 60,000 से ज़्यादा घर हैं, यानी कि 2.5-3 लाख की 5 लाख पॉपुलेशन है, 62-65,000 फैमिलीज वोट रहती कितने हैं। हुए? वोट 2.5 लाख से ऊपर वोट। 2.5-3 लाख हो गए, यानी हाँ जी। 2.5-3 लाख वोट के लिए वो आपका मैनिफेस्टो में बिल्कुल डालते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या क्या डाला? मैनिफेस्टो के अंदर सबसे पहले वही लिखते थे कि अगर हम आए तो हम नीड बेस्ड चेंजेस को रेगुलराइज करेंगे, जो हमारी ज़रूरतें थी उसको हम रेगुलराइज करेंगे। रेगुलेशन ऑफ नीड बेस्ड चेंजेस हर पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले नंबर पे वही लिखती थी। पर हुआ कुछ नहीं। प्रयास किए होंगे, किए भी हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। नहीं, ये एक बात है, सुनिए। हाँ जी। पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पार्टी हमें रिजल्ट नहीं मिला का मसला है। हाँ जी, समझिए आप। हाँ जी। तो वो हर बार मैनिफेस्टो पे डालते हैं जी। ये कैसे हो गया? हर बार मैनिफेस्टो पे डालती हैं, कोई एक चीज़ भी नहीं होती। सर देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टियों से क्वेश्चन पूछें तो वो बेटर रहेगा। हम लोग साधारण लोग हैं, हम तो अपना आपको विजन दे सकते हैं कि हमने क्या किया और उन्होंने हमारे एफर्ट्स के ऊपर अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, प्रॉमिस हमें दिया। नहीं, आपने प्रश्न तो किए होंगे। बिल्कुल प्रश्न किए, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपने इसको एग्जैक्ट आंसर लेना तो आई थिंक पॉलिटिकल पार्टियों से आंसर लें तो बेटर है। चलो, 3 पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक पार्टी ने कुछ किया? कुछ भी? सर अब किए होंगे प्रयास। देखिए मेरे लिए ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्रयास तो किए होंगे, बट हमें ये पता रिजल्ट नहीं निकले। रिजल्ट जीरो? हाँ, रिजल्ट नहीं निकले। वोट फिर भी डालते? एक सिस्टम है हमारे डेमोक्रेसी का कि आपको तो वोट डालने ही डालने हैं, एक होप के ऊपर, क्योंकि हम होप पे ही जी रहे हैं। यूटी है, केंद्र शासित शहर है। हाँ जी। यहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट नहीं चलती, सेंटर की गवर्नमेंट चलती है, उसका इम्प्रेशन रहता है। बहुत सी पॉलिसी, बहुत सी नीतियाँ ऐसे रह जाती हैं कि पूरे देश में करनी पड़ेगी, इसलिए मेरे साथ से रुकने का एक कारण ये भी होगा। हो सकता है सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो हम देखते हैं कि सरदार जी कब से हंस रहे हैं, इनसे पूछिए। सर जी, मुझे पता चला कि पहले तो आपका अपना नाम बताइए, अपना डेजिग्नेशन बताइए। हाँ जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। जी। बलबीर, माय नेम इज बलबीर सिंह। ओके। और मैं यहाँ आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी हूँ, सेक्टर 41 में। थोड़ा जोश से बताइए। हाँ जी। हाँ, अच्छा। तो सिंह साहब ये बताइए कि मुझे जो बताया गया है कि आप जो लीगली मैटर है वो देखते हो। हाँ जी। तो जब से ये संगठन होंद में आया, जैसे कि कुछ टेक्निकल बातें, नोटिफिकेशन है, पॉलिसीज़ हैं, वो लीगली चीज़ें आ जाती हैं। हाँ जी। उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जब से आपने स्टार्ट किया कि उनको बताया या कोर्ट का सहारा लिया, जैसे भी हुआ, वो एक स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ में दर्शकों को समझाने वाली भाषा में बताइए। ऐसा है जी, इसमें नीड बेस्ड चेंजेस की जो पॉलिसी है, जी। सबसे पहले 2001 में नोटिफाइड हुई। लोगों ने उसके हिसाब से चेंजेस कर लिए जो भी उसमें अलाउड था। उसके बाद 2010 में एडिशनल कंसेशन दे दिए गए। लोगों ने अपने मकान उस हिसाब से बना लिए गए। उसके बाद पॉलिसी 15 में आई, उसमें कुछ चीज़ें डिसअलाउ कर दी, कुछ चीज़ें अलाउ कर दी। राइटिंग दिस थिंग, इट सुपरसीड्स ऑल द प्रीवियस पॉलिसीज़। क्या अलाउ किए, थोड़ा तफसील कीजिए इसको। जैसे इन आई टॉक अबाउट सेक्टर 41, one room was allowed in the rear courtyard on the room constructed by the ground floor person. In 2010, another room was allowed on the
room constructed by the CHB. There is a chart, I can give you that chart. And it will ये तो explain. आप 2015 की बात कर रहे हो। हाँ जी, 2015 में उन्होंने ये जो ग्रीन हाउस दिया था सेक्टर 41 को, फ्रंट कोर्टयार्ड ऑन द सेकंड फ्लोर, दैट वाज डिसअलाउड। यानी कि ये मान लीजिए 2014 में सरकार चेंज हुई है मेरे हिसाब से सेंटर की, हाँ जी, तो 15 में कुछ हुआ। 15 में कुछ चीज़ें हमें डिसअलाउ कर दी गई। ओके। अच्छा, एक बात बहुत बड़ी चल रही है, चलो मैं थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, यानी कि ये पता चला कि आपने द्वार निकाले हैं उस तरफ, थोड़ी सी जगह बढ़ा ली है, ऐसा कुछ हुआ है? हमारे जहाँ ऐसा तक कुछ मेरे, आई विल टॉक अबाउट माई सेक्टर, देयर इज नो एनक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड। यानी कि प्रशासन की तरफ से बात करें, जो मैंने थोड़ा सा देखा था उसमें ये था कि ऐसी जैसे आपका नीड बेस आपने बढ़ा लिया, ऊपर एक 3 से 4 फ्लोर भी बना लिया थोड़ा सा, चलो ऐसे वो उसके बारे में मैं और एक एक्सप्लेन द्वार खोल लिए रोड की तरफ। नहीं, उसके बारे में ऐसे मैं कुछ आपको है? बताऊंगा। सर ऐसे ना टोटल देखिए 5% लोग होंगे, हाँ, देयर वाज एक, ऐसा नहीं है, लेकिन 5% लोगों के लिए 95% को पेनलाइज करना, ये तो कोई रूल नहीं ना। हाँ, यानी हुआ तो है ना। डेफिनेटली देखो हुआ होगा, मैं ये डिनाई नहीं करता, जो है सो जो फैक्ट्स हैं, सेक्टर 41 क्योंकि में जो भी था, हाँ वो हमने रिमूव करवा दिया था जितना भी हमारे वो इसमें था। सेट कर दिया। हाँ जी। अच्छा, ये मान लो एक बात अगर जनरली देखा भी जाए, मान लो आपने एक चीज़ बढ़ा ली आपकी ज़रूरत पे से, क्योंकि आपका घर बड़ा, आपके बच्चे बड़े, ज़रूरतें बड़ी, नीड बेस्ड जैसे होगी, पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो पे रख रही हैं, वो जैसी भी बातें हो रही हैं, लेकिन उसमें ये नहीं हो सकता कि जैसे कॉलोनियों को रेगुलाइज किया जाता है, इसको रेगुलाइज करने की बात चली कोई, जो आपने बढ़ा ली हैं चीज़ें, जो यानी कि नक्शे के अनुसार आपने वो मकान को तोड़ के बड़ा कर लिया या छोटा कर लिया, उस तरफ कर लिया, ऐसा कुछ है? न पीपल हैव ट्राइड टू डू इट, इन लोगों ने उसको नोटिफाइड जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंडर ही इसको चेंजेस करने की कोशिश की है। अच्छा, उससे बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि विद इन प्लॉट एरिया है, दे हैव नॉट गॉन आउटसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर ही है। और जो कि अगर नहीं बनाएंगे, वो पोजेशन भी हमारे पास ही है, अगर इफ़ इट इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेड, द लैंड वाज विद अस, पोर्शन वाज विद अस। ठीक है, रजत जी आपके पास आते हैं जी। तो ये बताइए कि प्रशासन आपको कैसे कैसे तंग करता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो कैसे कैसे हराश हो रहे हैं, वो बताइए, थोड़ी सी चीज़ें लोगों का बात पता चलना चाहिए। सर क्या चीज़? सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। जी हमारे को बहुत अच्छे अफसर भी मिले हैं। 2015 की बात करते हैं, हमारे चेयरमैन साहब थे मनिंदर सिंह बैंस जी, उन्होंने बड़े प्रयास किए कि हम लोगों को बेनिफिट मिल जाए। उन्होंने क्या किया, 3 काम जो मुझे प्रोमिनेंटली याद है, कृपाल जी भी इसको कंफर्म करेंगे, कि एक तो उन्होंने डीलिंक कर दिया सारी वायलेशंस, कि आपने मकान ट्रांसफ़र कराना है या फ्री होल्ड कराना है तो आप वायलेशंस को नज़रअंदाज, वायलेशंस हैं, जब इसका नतीजा आएगा तो देख लेंगे, लेकिन आप ट्रांसफ़र्स करनी शुरू कर दो, जो आज की डेट में फिर बंद हो गई हैं, फ़र्क आ गया पहले से। दूसरा, उन्होंने हमारे को ये किया था कि कोई भी आपके जो नोटिस थे, पिनिटिव एक्शन सारे अबेंस में कर दिए थे। अबेंस मीन्स रुक जाओ, अभी कोई एक्शन नहीं लेना, जल्दी कुछ नहीं आपको करने की, जब होगा जब पॉलिसी आ जाएगी। हाँ जी, स्टेटस को कर दिया था। क्यों, देखो अच्छे लोग थे, अच्छे लोग हैं, अभी भी हैं, ऐसा मैं डिनाई नहीं करता। तो एक ही नज़र आया। नहीं, हम तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, लोग तो अच्छे होते ही हैं सर, तभी दुनिया चल रही है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या? रिजल्ट नहीं आ रहा, देखो उसके लिए क्या कारण है, वो तो आप, मुझे पता है, अब इसके बाद दूसरा सेशन आप उन लोगों से भी करेंगे जो पावर में है, आप उनसे जवाब लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा वो था 56 सेक्टर के अंदर बड़ा एक ना 56 और धनास में क्या हुआ कि उन्होंने EWS के मकान दिए लेकिन किचन नहीं दी, जो कि सबसे बड़ा एक फ्लॉ है हाउसिंग बोर्ड की अपनी बायलॉज के अंदर किचन नहीं थी, तो उन्होंने किचन अलाउ करवा दी कि ठीक है आप किचन जिसने बना लिया ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, किचन बड़ी ज़रूरी है, बेसिक चीज़ है। ये 2-3 चीज़ें प्रोमिनेंट थी, कुछ और भी काम किए थे और फाइलें एक्शन बड़ा फास्ट हो गया था एंड एवरीबडी वाज हैप्पी। तो काम होते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं होते, लेकिन जो बड़ा काम है ना वायलेशंस का, मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा टिपिकल सा मुद्दा है, क्योंकि अब इतने साल हो गए मुझे भी देखते, बात करते अफसरों से भी, पॉलिटिकल पार्टियों से भी, लोगों से भी, कि इसके लिए इट टेक, पता नहीं गट्स चाहिए इसको, किसी भी शख्स को बहुत बड़े गट्स चाहिए काम करवाने के लिए। तो वो होप है, वो होप के ऊपर हम बैठे हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ऐसा नहीं है कि इसके सोल्यूशन नहीं है। ये प्रॉब्लम्स के जो हम नीड बेस्ड चेंजेस कहते हैं, या हम कहते हैं वन टाइम सोल्यूशन दो, या हम ये कहते हैं कि भाई यूजेज चार्जेस वन टाइम कर दो, बड़ा इसके सोल्यूशंस हैं जो कि हिंदुस्तान के और पार्ट्स के अंदर इसके वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रखे हैं।
चंडीगढ़ के अंदर इशू क्या है कि एफआईआर नहीं बढ़ती, क्योंकि आर्किटेक्ट साहब कहते हैं भी कोई भी चीज़ करानी है आप एमएचए से करा के ले आओ, रूल बुक में चेंज करा लो, एफआईआर बढ़वा लो, मैं पास कर देता हूँ। एफआईआर बढ़ती नहीं है हमारी। जब एफआईआर नहीं बढ़ती है तो फिर हमारी जो यूजेज है विद इन प्लॉट एरिया बढ़ती नहीं है। अब एक तो था भी प्लॉटेड एरिया, जितना हमारे को ओरिजिनल डिज़ाइन में मकान अलॉट हुआ था, उसके बाद ये जो 150 फुट की अभी ये कह रहे हैं पिछले कमरे में बेड़े में 150 फुट अलाउड है, या कुछ और चेंजेस डिफरेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने कर दी, लोगों ने बना ली। बेशक बाद में सरकार ने अगली नोटिफिकेशन वापस ले ली, लेकिन आप तोड़ेंगे थोड़ा ना, जिसने बना ली है। हम क्या कहते हैं, जो दूसरे शहरों के अंदर भी या दूसरे स्टेट्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट हुआ है कि सरकार ने जैसे 17-18 में कहा था यूजेज चार्जेस ले लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन प्रूफ है, जिसकी रिपोर्ट हम डिफरेंट गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेटर तक को पहुंचा चुके हैं। आपके पास अभी सर वो मैं आपको नीड बेस्ड पॉलिसी जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा जी। उसके अंदर क्या किया कि एक तो उन्होंने ना नक्शा लेके हर मकान वाले को कहा भी अपने आर्किटेक्ट से एक नक्शा बना के ले आओ। उसके अंदर जितना तो आपको अलॉटेड जगह आपने वो तो आपकी है ही है, उसके अलावा जो जिसके बियॉन्ड आपने मली हुई जगह और एडिशनल है और उसको भी आप येलो लाइन मार्क करके ले आओ। ठीक है, एक तो होगी रेड लाइन जो आपको हमने अलॉट की है, दूसरी होगी येलो लाइन जो एफआईआर ना बढ़ने की वजह से हम आपको रेगुलराइज नहीं कर सकते। तो दूसरी सरकारों ने क्या किया कि उसके यूजेज चार्जेस ले लिए वन टाइम, साथ में लिख दिया कि जगह आपकी नहीं है। ठीक है, आप रेंटल आपकी नहीं है लेकिन आपको हम यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, लीज या कैसे भी कह दो। अब लोग क्या हुआ, दोनों जने खुश हो गए। सरकार कहती है कि मैंने आपको अलाउ कर दिया, लोग खुश हो गए कि चलो यार चीज़ मेरे को यूज़ करने के लिए मिल रही है। वही चीज़ जब तक कि कोई फाइनल पॉलिसी नहीं बन जाती, जो हम एडमिनिस्ट्रेटर साहब को या एडवाइजर साहब को या सीईओ साहब को या सेक्रेटरी साहब हाउसिंग बोर्ड को कहते रहते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहते रहते हैं कि जब तक कि फाइनल पॉलिसी जो कि सबकी सहमति से सबके बेनिफिट के लिए नहीं बनती, वन टाइम यूजेज चार्जेस लेके आप इसको अलाउ तो करो, ताकि जो आज प्यूनिटिव एक्शन हो रहा है। आज मैं आपको बताऊं, बड़ी हैरानी की बात होगी कि 2000 के करीब मकान ऑलरेडी कैंसिल के स्थिति में खड़े। 2000 से ऊपर लोगों को कैंसिलेशन के ऑर्डर्स आ चुके हैं। जो लोग कोर्टों में धक्के खा रहे हैं उनको कहीं से कोई रिस्पाइट नहीं मिल रही। कैंसिल क्यों? कैंसिल वो वायलेशंस, वो कहते जी ये वायलेशंस है, इसको रिमूव करो। वो कहते जी अब आपका मकान नहीं, इसको सरेंडर करके जाओ, इसको छोड़ दो। फुली पेड हाउस, फ्री होल्ड हाउसेज, उनको भी कह रहे हैं कि भाई इसको छोड़ दो। अब आप सिंह साहब आप ये बताइए, आप लीगली देखते हो जो पॉलिसी चेंज हुई, क्या ऑर्डर हुआ, क्या नोटिफिकेशन हुआ जिससे ऑर्डर किया गया कि आपकी ये चीज़ें वैलिड हैं, मान ली गई हैं जो पहले बनाई गई है, वो कोई है आपके इसके लिए हमने 41 सेक्टर के लोगों ने मिलकर हाई कोर्ट में इनकी जो प्रीवियस इन्होंने पॉलिसी जिसकी नंबर बोल सकते हैं? हाँ जी, 37168 CWP 3768 ऑफ 2019 जी। हमारे यहाँ 41 सेक्टर के लोगों ने मिलकर फाइल किया हुआ है, चैलेंजिंग द लेटेस्ट 2 पॉलिसीज इन विच ये सारा कुछ डिसअलाउ कर दिया गया है कि एक बार अलाउ कर, लोगों ने कंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिव पॉलिसी जो कि जिस टाइम पे आई थी उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर ली, तो दैट कैनॉट बी अनडन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, एक्ट अपॉन हो चुकी हैं पिछली पॉलिसीज। तो उसके बेस पे यहाँ के काफ़ी लोग है, कहाँ है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो कोई 3-4 नीचे प्रोवाइड करवा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि उसके बाद वो बोलती हैं कि प्रशासन ने या एडमिन ने जिसको जो भी पावर अथॉरिटी उसने वही कैंसिल कर दिया या चेंज कर दिया, वो कहता है कैंसल जो नोटिफिकेशन ने सुपरसीड किया। हाँ, जो सुपरसीड वो वर्ड यूज़ करते हैं लेटेस्ट पॉलिसी के अंदर, इट सुपरसीड्स प्रीवियस ऑर्डर्स, प्रीवियस पॉलिसीज। सरल भाषा में क्या बोलेंगे उसको कि जी ये इनको जो पीछे जो भी हमने कंसेशन दिए हैं दो हैज़ बीन सुपरसीडेड, अभी इस ऑर्डर से चलेगा, पुराना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देते हैं इसको नई पॉलिसी। तो फिर आप ये चीज़ कोर्ट में लेके गए हैं? किस केस के आधार पर अंडर लेके गए, कौन सा नंबर है, किस कोर्ट में सुनवाई हुई इसकी? अभी ये केस चल रहा है जी, 41 सेक्टर के लोगों ने केस फाइल किया हुआ है। हाँ जी, ये कोर्ट नंबर 4 जस्टिस। किस स्टेज पे है ये अभी रिप्लाई स्टेज पे है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। सर कोर्ट में मैं मेरिट पे गए हैं। मैं अगर इसमें बोलना चाहूँ ना, मैं ऐड करता हूँ। क्या हुआ कि एक डबल बेंच का एक ऑर्डर था, ऑर्डर नहीं था, एक सजेशन थी जी। जज साहब का नाम बता देंगे, मैंने पढ़ी थी। उन्होंने ये क्या कहा था कि मकान तोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। जहाँ जहाँ जिस मकान के अंदर आपको लगता है कि भाई कोई कमी पेशी है, वहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव फिटिंग्स ले आओ, रेट्रो फिटिंग्स ले आओ, मकान को लिवेबल कर दो, तोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये एक इन्होंने सजेशन अपनी दी और साथ में ये कहा भी था कि हम हाउसिंग बोर्ड को भी कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी ले आनी चाहिए वन टाइम सेटलमेंट की। ये उनका एक रिमार्क्स थे, टिप्पणी थी। तो उसके बेस के ऊपर क्या हुआ, 600-700 जिन्होंने शायद अभी टोटल मिला के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के सर्टिफिकेट सबमिट करवाए हैं।
और स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने सबके मकानों को इंस्पेक्शन किया और सबको ये पाया गया कि ऑल आर फिट टू लिव। तो जो एक डर है हाउसिंग बोर्ड का या किसी का भी कि मकानों के अंदर आपने वायलेशन की है तो वो लिवेबल नहीं रहेगा या उसकी कमज़ोर हो जाएंगी, नहीं है, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इम्पैनल्ड है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इम्पैनल्ड है, उनके सर्टिफिकेट हमने अभी कोर्ट में जमा कराया हुआ थ्रू हाउसिंग बोर्ड। जी सर। तो प्रशासन मान नहीं रहा। एक्चुअली क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि ये जो वायलेशन, सो कॉल्ड वायलेशन या जो नीड बेस्ड चेंजेस किए हैं, इनसे मकान स्ट्रक्चरली अनस्टेबल हो गया है। ये कंट्रोवर्सी हाई कोर्ट में आई। हाई कोर्ट में एक एग्जांपल दिया गया एक हाउस का कि भी देखो जी, ये इनके एम्पैनल्ड इंजीनियर ने इसको कहा है दिस हाउस इज सेफ एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया अभी जितने भी पिटिशनर थे उस केस के अंदर कि सब लोग ये अपना सबमिट करें इनका स्ट्रक्चर। ऑर्डर है? हाँ, ऑर्डर मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपको। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं क्या लिखा गया? ऑर्डर ब्रीफ वैसे बता दीजिए, ऑर्डर एग्जैक्ट वर्ड नहीं होंगे, वैसे बता दो क्या था। ऑर्डर में यही कहा गया है कि भी इस चीज़ को पहले स्ट्रक्चर चेक किया जाए सारे हाउसेज का, उसके बाद फिर सारी पॉलिसीज देखा जाए कि क्या क्या चीज़ अलाउ की गई है, और फिर कंपाउंडिंग देखें इसके अंदर कितनी की जा सकती है, उसके बाद देखा जाएगा कि वायलेशन कितनी है। इस टाइप का कुछ अलग है। यानी कि अभी पॉलिटिशियन नहीं सुन रहे, जहाँ आपको चक्कर लमेल डाल रहे हैं, जहाँ वैसे ही घुमा रहे हैं, प्रशासन भी घुमा रहा है, तो यानी लग रहा है कि अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा। इसीलिए लोग अदालत गए हैं जी, लोग इकट्ठे हो गए सारे, पार्टियां भी अदालत के पास। सर लास्टली क्योंकि सोल्यूशन ऐसा है, मेरे को भी अब 20 साल से ऊपर हो गए हैं, सोल्यूशन इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है और किसी के पास नहीं है। अच्छा, क्योंकि कोई भी पॉलिसी चेंजेस का प्रावधान वो ही कर सकते हैं, बाकी तो सब इम्प्लीमेंट ही करवा सकते हैं। गवर्नर साहब भी कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी है तो मेरे पास ले आओ, कोर्ट भी कहेगा भाई ये अगर मेरे सामने आपका लॉ है, रूल है, उसको फॉलो नहीं किया जाए मैं न्याय लूँगा। लेकिन कोई चीज़ लेकर आनी है रेगुलराइज, जैसे हम दूसरे स्टेट्स में या सिटीज़ में हुई हैं, जो आइडिया जो फार्मूला वहाँ चला है, करना सब वहीं से है। तो हमारी जो नज़रें हैं सबकी 5 लाख लोगों की, सब मिनिस्ट्री ऑफ होम पर हमारे होम मिनिस्टर साहब की तरफ ही हैं कि वहीं से कुछ हमारे को आशीर्वाद मिलेगा तो ही कोई काम हो पाएगा। तो इतना मिल जाना चाहिए था अभी तक। सर होप पे बैठे हैं, पता नहीं कितने ही जने अब तक इस दुनिया को छोड़ के चलेंगे उस होप में, कितने ही और जाने वाले हैं, और कितनों को ही बीमारियां लग गई हैं ब्लड प्रेशर की, और जिन को नोटिस आते हैं कितनों को ब्लड शुगर हो गया है, ब्लड की हाई बीपी हो गया, कितनों को शुगर हो गया, कितने को मेंटल टेंशन हो गया, कितने अस्पताल को चक्कर लगा रहे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि जब वो जिसको ऑर्डर आता है ना, उसका पूरा परिवार हिल जाता है। हाँ वही। अच्छा, एक बात और बताइए, जितना समय आपको ये संघर्ष करते हो गए, ये मुश्किलों को दूर करने के लिए गए, या मेरे लगा कि एक जनरेशन और आ गई होगी, वो भी बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आ गई है सर। तो यानी कि आपकी उम्मीद गृह मंत्रालय से है या मिनिस्ट्री ऑफ होम से? बिल्कुल सर, और दूसरा क्योंकि हमारा चंडीगढ़ का पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है कि यहाँ पे असेंबली अपनी ना होने करके कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी चेंजेस है वो MHA द्वारा ही निर्देश होंगे, तभी वो फॉलो किए जा सकते हैं। बाकी तो क्योंकि हमारे काउंसलर्स जितने भी हैं उनकी पहुंच सिर्फ MC तक है। ये MP है, MP क्या कर रहे हैं? MP सर से बात हुई थी जो अभी भी लेटेस्ट आए थे, और जो पहले भी किरण मैडम थी, तिवाड़ी साहब, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी अपनी बात रखी है वहाँ पे पार्लियामेंट में, उन्होंने भी क्वेश्चन पूछे हैं वहाँ पे कि भाई ये, हाँ जी बिल्कुल उठाया है, क्योंकि जो सोल्यूशन दिया था ना उसका नाम है दिल्ली पैटर्न। ठीक है, दिल्ली पैटर्न, वो एक सोल्यूशन पैटर्न है। तो उसकी तरफ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली पैटर्न पे आप चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड मकानों पे क्या रेगुलराइज कर रहे हो जी। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि पहले वो क्वेश्चन में गलती हुई, पहले उनको सोल्यूशन नहीं दिया, उन्होंने सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया। क्या सोल्यूशन क्या, पहले वो डिस्कस करते, मेरे हिसाब से वो डिस्कस करते जाके कि यार ये दिल्ली पैटर्न है, ये एक अच्छा फार्मूला है, ये वो जाके MHA पे सबमिट करते कि इस फार्मूले के ऊपर डिबेट की जाए, डिस्कशन की जाए, इसके अंदर से कुछ ना कुछ तथ्य निकालते हैं, कुछ और फैक्ट्स निकालते हैं, तो क्या पता उसमें से कुछ रिजल्ट निकल जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए इंडिया में या पूरे देश में कहीं कौन सी स्टेट में ऐसा कुछ हुआ है पहले? दिल्ली का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी, राजधानी देश की, वहाँ 5 लाख DDA के वहाँ पे फ्लैट्स थे, वहाँ पे भी 5 लाख लोगों को दिक्कत थी 1979 में, और विजय पाल मल्होत्रा जी तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे BJP के, वो और वहाँ के जो अफसर्स थे उन्होंने मिलकर कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत आई है, 5 लाख घरों के अंदर यानी 25 लाख लोग रहते हैं, इनको कैसे रिस्पाइट दी जाए। तो वो उसके अंदर फिर ये फार्मूला लेकर आए थे कि ठीक है जी, हम आपको जो येलो मार्किंग लाइट्स हैं
जो आप आर्किटेक्ट से लेकर आओगे, उसके अंदर हम आपसे चार्जेस ले लेंगे वन टाइम, रेगुलराइज नहीं करेंगे, लेकिन आप यूज़ करते रहो उसको। यानी लीज टाइप हो जाएगा। वो सोल्यूशन निकल आया। हाँ, ये है कि एक सोल्यूशन निकला है, बहुत शानदार सोल्यूशन है सर। वही हम पिछले 4 साल से जब हमारे को ये ज्ञान हुआ कि ये सोल्यूशन बड़ा इम्प्लीमेंट है। दिल्ली में तो 1979 में, पर हमें को 4 या 5 साल पहले पता लगा, क्योंकि हमारे कोई मेंबर थे, उनका घर भी दिल्ली के अंदर था। उन्होंने एक दिन मीटिंग में कहा कि भाई दिल्ली के मकान तो हमने हमारे ऐसे रेगुलराइज हुए हैं। तब हमारे को सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड कराए, फिर उसको स्टडी किया, फिर हम अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गए, हाउसिंग बोर्ड के जो उतने भी अफसर हैं उनको दिखाए। तिवाड़ी साहब ने उठाया, काफ़ी इंटेलेक्चुअल। जी 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 बिल्कुल। यानी लगता है कि अभी आपके साथ पॉलिटिकल पार्टी के जो आपके यहाँ के नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये एक प्रश्न ओरेज कर दिया है वहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल। इस आगे हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे कन्वर्सेशन शुरू होगी और आगे बात बढ़ेगी, क्योंकि ख़त्म नहीं होगी। कोर्ट में गए, ये चीज़ आपने साथ नहीं लगाई कोर्ट में, दिल्ली में ऐसा है? नहीं, ये नहीं लगाई हमने। चलो, नेक्स्ट स्टेप में होगा। यानी कहने का मतलब आप लगे हुए हो। बिल्कुल सर, सब दुनिया की होप है सर। मैं तो एक होप वर्ड पे जी रहा हूँ सर, कि होप है तो शायद हमारे को कहीं ना कहीं वो प्रसाद मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन, चंद्री एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। चलो, रजत सिंह बोल रहे हैं कि हमें एक होप है, एक उम्मीद है, एक आस है जी। तो वो लगे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां उनको इस लोचे में छोड़ती हैं कि मैनिफेस्टो में डाल देते हैं, उसके बाद क्या होता है यही जानते हैं। इन्होंने कम शब्दों में बताया। प्रशासन को रोज़ाना मिलते हैं, वो उनका तालमेल चलता रह रहा है। वो नोटिस देते हैं, ये जाते हैं, ये गवर्नर साहब के पास जाते हैं, वो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के, या जो इनकी अथॉरिटी उनके पास जाते हैं, इनका पत्र व्यवहार चल रहा है। लेकिन बीच में अदालत ने जो किया है उस पर इनको ज़्यादा उम्मीद है। और जो अभी तिवाड़ी साहब यहाँ के एमपी हैं, उन्होंने ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज कर दिया है कि दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है कि उसके तर्ज पे, उसके स्टाइल पे यहाँ भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं ये कब होगा। ये लगे हुए हैं, हम भी इनके साथ इनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि प्रशासन कैसे सुनता है और लोग कैसे समझते हैं, अपने बात को कहने का और तरीका भी नया चेंज करते हैं। अदालत आने वाले दिनों में क्या देती है उसमें हम बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं ट्राई सी टच में कोई नया ऐसा ही मसला।